रतन टाटा का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से शुमार है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग का वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि अपने मानवीय मूल्यों और आदर्शों से भी लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणा और संघर्षों से भरी हुई है, जिसमें कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार भारत के सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से एक था, जिसे उनके दादा जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। जब वे 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और इसके बाद उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी को उनका दादी नवजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में वो अमेरिका के कर्नल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने चले गए, जहां उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में कुछ समय तक काम किया, लेकिन 1962 में उन्हें भारत वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। जब उनके परिवार ने उन्हें टाटा समूह से जुड़ने का आग्रह किया, रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील की जमशेदपुर प्लांट में कामगार के रूप में की। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया, जिससे उन्हें उद्योग की जमीनी सच्चाई और चुनौतियों की करीब से समझने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने टाटा समूह में अपनी योग्यता और समर्पण के बल पर प्रमुख स्थान हासिल किया। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी बनाया गया, जो उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को उबारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कुछ कारणों से वो पूरी तरह सफल नहीं हो सके। हालांकि इससे उन्हें उद्योग की जटिलताओं और चुनौतियों का और अधिक गहराई से समझने का अवसर मिला। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। उस समय समूह के भीतर कई स्वतंत्र कंपनियां थी, जो अपने अपने तरीके से काम कर रही थी। रतन टाटा ने इन सभी कंपनियों को एकीकृत करके और समूह को एक एकीकृत संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने टाटा समूह के भीतर कई सुधार किए, जिनमें व्यावसायिक विकास, नवाचार और वैश्विक विस्तार पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक सौदे किए। 2000 में टाटा ने ब्रिटेन की चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इसके बाद उन्होंने 2007 में कोरस स्टील और 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली कंपनी बना दिया। रतन टाटा ने अपनी कंपनी के माध्यम से समाज के हर वर्ग की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टाटा नैनो है। 2008 में उन्होंने सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की,
जिसका उद्देश्य उन भारतीय परिवारों को किफायती कार उपलब्ध कराना था जो मोटरसाइकिल या स्कूटर पर निर्भर थे। हालांकि नैनो परियोजना व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं रही जितनी उम्मीद थी, लेकिन रतन टाटा के इस प्रयास की सराहना पूरे विश्व में की गई। इसने दिखाया कि वे नवाचार और समाज के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा का जीवन केवल व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पूरी करियर में परोपकार और समाज सेवा को भी उतना ही महत्व दिया। टाटा समूह के 66% शेयर टाटा ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम करता है। रतन टाटा ने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन को सादगी से जिया और अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2010 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे स्कूल के नए कैंपस का निर्माण हुआ। इसके अलावा उन्होंने IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की है। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा से सरल और सादगीपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और वे अपने काम और समाज सेवा में ही पूरी तरह समर्पित रहे। उनकी जीवन शैली और आदर्शों ने उन्हें एक आदर्श नेता और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित किया है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ले ली और उनकी जगह सायरस मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि बाद में मिस्त्री को इस पद से हटा दिया गया और 2016 में रतन टाटा ने अंतरिम रूप से फिर से अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन को समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालय और संगठन द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई है। रतन टाटा की जीवन कहानी संघर्ष, समर्पण और मानवता के प्रति प्रेम की कहानी है। उन्होंने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि कैसे व्यावसायिक सफलता के साथ साथ समाज कल्याण भी किया जा सकता है। उनकी सादगी, ईमानदारी और परोपकार की भावना ने उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति बल्कि एक महान इंसान भी बना दिया है। आज रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के आदर्श माने जाते हैं और उनकी जीवन यात्रा अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके विचार और उनके कार्य आज भी समाज को दिशा दिखा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे।